हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। हमने डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली। एज पर द प्रीवियस ईयर 2022-23 से रिलेटेड था और हमने असेसमेंट ईयर 2022-23 में देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा कि हमने डिटेल्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को देखा जहां पे हर चीजों का परफेक्ट डिटेलिंग्स दिया गया था। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ब्रेक में बहुत सारे डिटेल्स में देख सकते हो। आज डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी जानकारी कहीं छुपी नहीं हुई है। आप सभी जानकारी को, सभी इंफॉर्मेशन को बहुत स्पेसिफिकली और बहुत ही अच्छे ढंग से क्रिएट कर सकते हो। एक तो ये चीज है। दूसरा कि नॉलेज जो है बहुत बड़ी चीज है। वी हैव टू बी एक्वायर नॉलेज। हाँ, ये होता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत जगह ऐसी कि बहुत जगह जो चीज लिखी गई उसी तरह से होती नहीं। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जो उस कंडीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं मॉडिफाई की जाती है। उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं और जो डिस्कशंस होगा, डिस्कशन अगर कोर्ट के थ्रू होता है तो कोर्ट में जो डिस्कशन होगा उसके थ्रू एक पैरा दिया जाता है क्लॉज के रूप में कि हम इस चीज को रेफर करके इस चीज को अलाउ कर सकते हैं। उसी तरह हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है, ये बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरे डिटेलिंग्स तो दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो असेसी है इसके ऊपर पूरा ऑप्शंस छोड़ा गया है कि आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो जो आपका टैक्सेबल इनकम आएगा उसे आपको टैक्स देना, तो आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमें बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारी चीजें इन सबको अलाउ किया गया है। ओके, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, बहुत डिटेल्स में देखा। हमने इंट्रोडक्शन देखे थे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस देखा था, जहां पे हमने 3 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस देखे थे। पहला था रेसिडेंट, दूसरा था नॉन रेसिडेंट। अगर एसएससी प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, सबसे पहले इसको हमने फाइंड आउट किया था। उसके लिए 2 बेसिक कंडीशन दी गई थी। इसके अलावा जो रेसिडेंशियल असेसी है, वो रेसिडेंशियल असेसी ओके प्रीवियस ईयर में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसके बारे में भी हमने डिटेलिंग्स में देखा। तो जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हमने इनके बारे में देखा था कि ये है कि नहीं। अगर है तो 3 असेसी हो गए, रेसिडेंट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसके केस में कैसा होगा, ये जो भी इनकम कमाएगा, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल whether these incomes are originated in India, received in India, deemed to be received in India, or in foreign, or in from the foreign company, payment received in foreign, income earned and received in foreign, income earned and received in foreign, but company okay is handled from the India, the main operation okay is from the India, the head office of the country is in India, where they have the all income are taxable in the hands of the what resident and ordinary resident. Second was the resident and non-ordinary resident. अगर कोई एसएससी प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उसे सारे इनकम टैक्सेबल है एक्सेप्ट ऐसा कोई इनकम जो फॉरेन बेस्ड है। फॉरेन बेस्ड मतलब फॉरेन में ही वो कंपनी ऑपरेट हो रही है और फॉरेन में ही इनकम अर्न हुआ और फॉरेन में ही रिसीव हुआ, उसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, अगर ऐसी किसी कंपनी से आपको इनकम हो रहा है जिसका बिजनेस इंडिया में सेटअप है, वो कंपनी और बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। बाकी इंडिया के सारे इनकम टैक्सेबल। जो नॉन रेसिडेंट है उसे कोई भी इनकम जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया में अर्न हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है, इंडिया में डीम टू बी रिसीव्ड है, इंडिया में डीम टू बी अर्नड है, इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड, इंडिया में ही उसने अर्न किया, इंडिया में रिसीव किया या फिर इंडिया में अर्न किया, फॉरेन में रिसीव किया, वो सब इनकम टैक्सेबल, वो इनकम इंडिया से कनेक्शन होते हैं। लेकिन ऐसा कोई इनकम बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड हो रहा है लेकिन उसका इनकम फॉरेन में मिल रहा है, तो नॉन टैक्सेबल और नॉन रेसिडेंट। ऐसा कोई इनकम जो फॉरेन में ही अर्न हुआ, फॉरेन में रिसीव हुआ, बिजनेस भी फॉरेन में ही है, सर्विस भी फॉरेन में दिया और रिसीव भी फॉरेन, वो नहीं टैक्सेबल। मतलब जो नॉन रेसिडेंट उसका अगर इंडिया में कनेक्शन है तो ही टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं टैक्सेबल। इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में जान गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा
टॉपिक है, वो टॉपिक किसके बारे में है? आज हम कुछ देखेंगे कि हम कुछ केसेस देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जिसमें क्या गया है कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करें, किसी पर्सन को किस तरह असेस करें, राइट? जैसे एक पर्सन है, एक क्वेश्चन दिया गया मिस्टर अभिजीत, कौन है? मिस्टर अभिजीत। मिस्टर अभिजीत के बारे में यहां दिया गया है। मिस्टर अभिजीत कौन है? मिस्टर अभिजीत एक पर्सन है जो क्या कर रहा है कि एक बिजनेस कैरी आउट कर रहा है। क्या कर रहे हो? मिस्टर अभिजीत है, प्रीवियस ईयर उसका 2020-23 है, जिस ईयर में उसने क्या किया, इनकम अर्न किया है। और दूसरा कौन है? असेसमेंट ईयर है 2023-24, जिस ईयर में मिस्टर अभिजीत का हम इनकम क्या करेंगे, असेस करेंगे। अभी क्वेश्चन ऐसे है कि मिस्टर अभिजीत ओके इज एन इंडिविजुअल, ओके इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ही रिसीव्ड ओके एग्रीकल्चरल इनकम ₹3 lakh from the land, agricultural land situated in India। मिस्टर अभिजीत ने क्या किया, एक एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव किया, राइट? लेकिन वो एग्रीकल्चरल कोस्ट लैंड से किया जो एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में सिचुएटेड है। अगर कोई भी इनकम एग्रीकल्चरल लैंड से होता है और वो एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है, देन इट इज व्हाट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ओके, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ये क्या बोलता है, अगर ऐसा कोई भी इनकम इंडिया में सिचुएटेड एग्रीकल्चरल लैंड से होता है तो एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमने देखा है इसके बारे में। अब इसमें दिया गया ओके, ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक he received interest okay on bank fixed deposit ₹15,000 बैंक इंटरेस्ट मिला है, क्या इसके हैंड्स में टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ओके, एज पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर कोई ऐसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट अगर रिसीव कर रहा है तो इनकम क्या है, टैक्सेबल। इनकम क्या है, टैक्सेबल है। उस चीज को हमें याद रखना है। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? तो इनकम टैक्सेबल इनकम्स के रूप में आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? एग्रीकल्चरल लैंड एग्जेम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, और एग्रीकल्चरल लैंड से जो इनकम हुआ वो एग्जेम्प्ट हो गया। अभी दूसरा इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी मिला हो तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। उसके बाद क्या लिखा, ही हैव 3 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आउट ऑफ 3 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। हमारा जो बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22 से लेके 29 तक, जो 28 तक ओके देखा जाए सर 27 तक हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, राइट? उसमें क्या बोला गया कि बेसिस ऑफ कोई भी ऐसे प्रीवियस ईयर में कोई भी 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को एज अ हाउस प्रॉपर्टी के रूप में रख सकते हैं, राइट? कोई भी 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज अ हाउस प्रॉपर्टी के रूप में रख सकता है। अगर 2 से ज्यादा है, अगर वो बोले मैं तीनों हाउस प्रॉपर्टी में रहता हूँ, नहीं तो 2 हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल मानी जाएगी और एक हाउस प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, DLOP, डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब आपने दिया नहीं है लेकिन उसको एज्यूम कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला कि आउट ऑफ 3 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, okay, and one house property is let out for rupees okay 20,500 per month। इसके पास क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, राइट? उस हाउस प्रॉपर्टी को इसने क्या किया है, लेट आउट किया है। क्या किया है, लेट आउट किया मिस्टर अभिजीत ने, ओके, प्रीवियस ईयर में। एक ऑप्शन हम यहाँ पर भी बना के रखते हैं, क्वेश्चन हमारा आगे गया तो।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डिटेल्स आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। डिटेलिंग का आप लोग एक ऑप्शन याद रखिए, डिटेलिंग जब भी होता है कि हमारा अगर एक पेज बढ़ जाए दूसरे पेज पे जाता तो हमारी हेडिंग सेम कैरेट फॉरवर्ड होती है, क्योंकि हमें हर पेज पे हमारी डिटेल्स को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटेल किस पर्सन का उसके बारे में जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जब भी कोई प्रेजेंटेशन हमारा परफेक्ट हो, प्रेजेंटेशन में किसी चीज की कमी ना हो कि हमने कोई चीज या कोई इंफॉर्मेशन मिस कर दी, इंफॉर्मेशन शुड बी व्हाट इक्वल देयर। ओके, क्लियर हो गया सबको? अभी मिस्टर अभिजीत है, आइए पहले। ओके, मिस्टर अभिजीत के क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि सैलरी इनकम्स को आ रही है, तो ऐसे एज्यूम करेंगे मिस्टर क्या सैलरीड पर्सन नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इनकम एंड टैक्स, इनका मिस्टर अभिजीत का हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम लायबिलिटी, इनकम और उसकी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया इसका इनकम और टैक्स लायबिलिटी क्या है? समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बारे में हम डिटेलिंग्स में देख रहे हैं। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट हमारा एडिंग। अभी यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिख दिया हमने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कि हाउस प्रॉपर्टी से क्या हुआ, दो प्रॉपर्टी क्या एसओपी है और एक प्रॉपर्टी क्या है एलओपी है। अब यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर अभिजीत टेकन लोन, मिस्टर अभिजीत टेकन लोन रुपीज, मिस्टर अभिजीत टेकन लोन रुपीज ओके 5 लाख टू कंस्ट्रक्ट द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जो है इसको कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कितना किया, 5 लाख रुपए का लोन लिया इन द ईयर 2011-12। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 22-23, और इन्होंने कभी कंस्ट्रक्ट किया इसको 2011-12 को। एंड द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 2013-14। 13-14 में कंप्लीट हुआ। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज ₹80,000। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना चला गया, 80,000 रुपीज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट चला गया। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप लोगों ने देखा था कि ओके अंडर सेक्शन 24 बी के अंदर में डिडक्शन दिया गया था कि 5 इक्वल ईयर, जिस ईयर में कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन उस ईयर से लेके ओके अप टू 5 इयर्स तक क्या होगा, उसका 5 इक्वल ओके अमाउंट में क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 बी में। लेकिन अगर 13-14 में हुआ तो 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, मतलब 17-18 तक उसका क्या होगा 5 इयर्स कंप्लीट हो गया। हमारे 22-23 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि 10 इयर्स तक होने आ गए। अब उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी लोन पेड ₹25,000। 25,000 क्या किया, फिर हमारा जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, लोन लिया। समझ में आ गया, बाकी कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेशन पेड ₹5,000 ऑफ ईच हाउस, सॉरी each house of the house property self occupied and ₹3,000 for the let out house property। सॉरी, इन्होंने क्या किया, हर घर के लिए किया है। और क्या किया इन्होंने, जितने भी घर प्रॉपर्टी क्या है लेट आउट है, हर लेट आउट प्रॉपर्टी पे इन्होंने क्या किया 3,000 ओके। आउट ऑफ 3,000 500 वाज पेड बाय टेनेंट। अभी 5,000 किस पे इन्होंने पे किया, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे, दोनों पे 5,000। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी वैसे भी क्या नहीं है, उसके ऊपर कोई लोन नहीं दिखा है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। उसके ऊपर कोई लोन नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। समझ में आ गया। मिस्टर अभिजीत है जो, मिस्टर अभिजीत का क्या बोला गया कि उन्होंने 3 हाउस है, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसके ऊपर एक कितना पे कर रहे हैं ओके 5,000 हर घर पे क्या दे रहे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कर रहे। क्लियर हो गया, उससे भी लेना देना नहीं है, उसका कोई डिडक्शंस नहीं आता सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टीज के ऊपर। लेकिन जो लेट आउट है उस पर कितना पेड किया 3,000। तो 3,000 में 500 किसने दिया, टेनेंट ने पे किया।
द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी वाज ओके लेट आउट ओनली फॉर द 10 मंथ पीरियड इन अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में केवल 10 महीना लेट आउट था बस। रेंट क्या था 20,500। रेंट कितना था 20,500 रुपीज था। अभी यहाँ पे जो इनका एसओपी के लिए कोई लोन नहीं लिया कुछ नहीं, तो एसओपी क्या रहेगा नहीं, तो उसको लिखेंगे नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख सकते हो आप लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितना हमको रेंट मिलता तो 20,500 इंटू कितने महीने के लिए मिला, केवल हमको 10 मंथ के लिए मिला। कितने महीने के लिए मिला हमको 10 मंथ के लिए मिला। क्लियर हो गया। अब 20,500 है ओके इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये ओके ये हो जाएगा 2,05,000। कितना हो गया 2,05,000। अब इसमें से लेस क्या होगा, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया है 3,000, उसमें से कितना पेमेंट टेनेंट ने किया 500। म्युनिसिपल टैक्सेस जो हम लोग लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पे हमेशा ओनर के थ्रू पे होना चाहिए। अगर टेनेंट ने पे किया फिर बॉर्न बाय टेनेंट है ओके तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। तब यहाँ पे 3,000 में से 500 किसने पे किया है, टेनेंट ने पे किया है, तो उसमें से केवल 2,500 ही अलाउड एज ए डिडक्शन है। तो कितना बच जाएगा 2,05,000 हमारा क्या जाएगा नेट एनुअल वैल्यू एनएवी। इसको जीएवी बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा एनएवी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू हमारा कितना आ गया 2,02,500। अब तो हो गया हाउस एसओपी से कोई इनकम नहीं। अब इसमें से क्या लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में हमारे पास दो डिडक्शंस है ओके। दो डिडक्शन क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। सबसे पहले क्या है अंडर सेक्शन 24A दिया गया सबसे पहले। इसके अंडर में क्या 30% ऑफ एनएवी। हमारा जो नेट एनुअल वैल्यू है 2,02,500 इसका कितना हो जाएगा 30%। इसका कितना होगा 30% हो जाएगा हमारा। समझ में आया। अब 2,02,000 का 30% निकालते हैं। 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा 60,000 एंड 2,500 का 30% कितना होगा 250, 250, 250, 750। यहाँ पे हो जाएगा 60,750। अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनएवी। और दूसरा क्या है अंडर सेक्शन 24B। 24B में दो है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन के ऊपर दो है। एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दिया गया और दूसरा क्या दिया गया प्री कंस्ट्रक्शन के अलावा ओके प्री कंस्ट्रक्शन के अलावा इसमें दिया गया है कि आपने जो लोन था इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में भी आपने क्या किया इंटरेस्ट पेमेंट किया। वो इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 20,000 ओके। तो अंडर सेक्शन 24B ओके क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन वो कितना हो गया 20,000। 80,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था 20,000 ये था ओके। अब इसे हम लोग डिडक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा।
इसे हम लोग क्या कर लेंगे, अभी प्लस माइनस कर लेंगे इसको। ओके 2,02,250 माइनस व्हाट, ओके 80, 1,21,750, सॉरी 1,21,750 रुपीज हमारा क्या आ गया, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गया। दूसरा इसके पास क्या दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दूसरा इसी में डाल देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कंटिन्यूएशन में रखेंगे आप इनकम फ्रॉम अदर, देंगे इनकम फ्रॉम अदर। अब सबसे पहले इसको क्या लिखा गया, एग्रीकल्चरल इनकम हुआ है रुपीज, ओके 1 लाख का, ओके एग्रीकल्चरल इनकम, यहां क्या लिख देंगे, नील, इधर डाल दो एग्जाम। आपको चाहिए तो आप सेक्शन में बता सकते हो, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में, या फिर जब ये फिनिश होगा तो इसके नीचे नोट के रूप में लिख सकते हो कि एग्रीकल्चरल इनकम ओके इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 वेयर द एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, कितना दिया है 15,000, 15,000 क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया गया है। उसके बाद यहां पे लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट रुपीज ओके 10 लाख। अब क्या आ जाएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट दिया गया है, कितना लिखा है रुपीज ओके 10 लाख, रुपीज 10 लाख क्या लिखा गया है, ओके विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट। ये लॉटरी टिकट से कितना जीता है, रुपीज 10 लाख रुपीज जीता है, समझ में आ गया, वो अलग हो गया। ये तो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया इसके। अब आगे बात करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन, उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो भी इनकम है, ओके वो कितना लिखा है 8250, 8,250 रुपीज क्या लिखा है, ओके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स लिखा हुआ है। और उसके बाद लिखा है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ही माना जाएगा। ऐसा बहुत लोग का इनकम होता है जिसका सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज नहीं करते, तो गवर्नमेंट उसको ब्लैक मनी या फिर इसके रूप में जानते हैं कि बहुत लोग इनकम का सोर्स नहीं है। अगर कोई ऐसा इनकम है जिसका सोर्स डिक्लेयर नहीं, उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से बोला जाएगा। रुपीज कितना दिया है 35,000, उसके बाद क्या लिखा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर रुपीज 50,000 फॉर लैंड सिचुएटेड इन नेपाल। अभी नेपाल में हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है जिससे कितना 50,000 रुपए का इनकम हुआ है, किसको, मिस्टर अभिजीत को। एक तो आपने देखा है एग्रीकल्चरल इनकम था जो लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया के बाहर किसी भी देश में, कभी कभी बोलते हैं बताते हैं कुछ लोग ऐसे जिनका बांग्लादेश में कनेक्शन, नेपाल में है, ओके आसपास के देशों में, तो वहां से क्या होता है कि अगर वहां पे आपका लैंड सिचुएटेड है, अगर आपको उसमें से कोई इनकम हो रहा है तो इनकम टैक्सेबल है। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ओके ऑफ नेपाल 50,000 ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी,
ओके, अब देखते हैं इसका क्या। एग्रीकल्चरल इनकम नील हो गया, इंटरेस्ट ऑन एफडी 15 10 लाख 50 जस्ट 35 इसको ऐड कर दे, कितना हो गया ये। ओके, ये हो जाएगा 12 लाख 8,250। इसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गए। अब इसीलिए हम लोग ले लेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, 12 13 13 लाख 30,000 13 लाख 30,000। अब यहां से लेस होगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जहां पे क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम से इंडिविजुअल के लिए डिडक्शन है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ सिस्टम्स में। ओके, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ओके, ही पेड LIC रुपीज ओके 40,000 एंड रुपीज 90,000 पेड अंडर द PPF अकाउंट and he is what handicap assessing up to okay 45%। अभी क्या है, एक हैंडीकैप्ड एसएससी मिस्टर अभिजीत कितना परसेंट, 45% क्या है, ये हैंडीकैप्ड है। याद है मैंने आपको बताया था सीवियर हैंडीकैप जो होते हैं वो 79% एवं मतलब 80% या 80% से एवं अगर ज्यादा हैंडीकैप्ड है तो उन्हें सीवियर हैंडीकैप बोला जाता है। अंडर सेक्शन 80U में देखा था आप लोगों ने, समझ में आ गया था। अभी इन्होंने क्या किया, एक LIC भरा है 40,000 का और 90,000 का इन्होंने क्या किया इन्होंने LIC भरा है और 90,000 का इन्होंने क्या किया है, ओके, इन्होंने 90,000 का पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया। LIC भरो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भरो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भरो, या फिर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सॉरी अनरिकॉग्नाइज नहीं दिए, रिकॉग्नाइज एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड्स के बारे में लिखा है, जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अप टू रुपीज 1,50,000 तक का आपको 80C में डिडक्शन है। 80C के साथ 80CCC और 80E, ओके, डबल E उसके अंदर मिलाकर 1,50,000 का डिडक्शन देता है। तो यहाँ पे 3 डिडक्शन हमारे पास हैं, ओके, एक तो एसएससी सेल्फ हैंडीकैप्ड है, दूसरा LIC 40,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 90,000 रुपीज तक क्या कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C में क्या है, 2 पॉइंट दिए गए, एक दिया गया LIC दिए, LIC कितना है 40,000, इसका पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि पॉलिसी अमाउंट इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। दूसरा क्या है, अंडर सेक्शन 80C में ही 2 LIC और PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें कितना दिया इन्होंने 90,000 रुपीज तक दिया है। तो टोटल मिला के दोनों डिडक्शन कितना हो जाएगा, 1,30,000। ये डिडक्शन कर, सॉरी 1,30,000 का इसका डिडक्शन हो गया। और एसएससी यहाँ पे क्या सेल्फ हैंडीकैप्ड है, तो अंडर सेक्शन क्या 80U, ओके, क्या है 80U है जो उसके अंदर क्या दिया गया है, ओके, हैंडीकैप्ड एसएससी। अगर हैंडीकैप्ड एसएससी है, वेदर वो अपने ऊपर खर्चा कर रहा है मेडिकल में या नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं। 80DD में आपने देखा था जहां पे एसएससी का कोई रिलेटिव ओके हैंडीकैप्ड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है और एसएससी उसके ऊपर मेडिकल खर्चा कर रहा है, कितना कर रहा है उससे कुछ देना देना नहीं, तो सेम डिडक्शन एट 80U का डिडक्शन उधर भी मिलता है। लेकिन एसएससी का क्या होना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए या फिर वो सेल्फ ओके अर्निंग पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर कोई हैंडीकैप, मेरा कोई रिलेटिव हैंडीकैप तो खुद कमा रहा है, खुद अर्न कर रहा है, अगर फिर अगर उसको कोई मेडिकल खर्चा है, कुछ है, वो खुद ही कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसने 80U में ऑलरेडी डिडक्शन लिया तो 80DD में मुझे नहीं मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे मिस्टर अभिजीत क्या खुद हैंडीकैप्ट है। अगर वो सीवियर होंगे तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज कितना, अगर वो नॉर्मल हैंडीकैप्ट है ओके लेस देन 79% तो उन्हें कितना मिल जाएगा, 75,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80U में। हमें आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें नेट टैक्सेबल इनकम। अगर हम इसको माइनस करें 2 लाख, ये आता है 11,25,000। ये हमारा क्या हो गया, नेट टैक्सेबल इनकम। क्लियर हो गया सभी को, हमारा नेट टैक्सेबल इनकम क्या आ गया, 11,25,000। अभी हम इनमें टैक्स देखें तो टैक्स में हमें देखना पड़ेगा एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट है 10 लाख, जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से होगा। अगर हम 10 लाख रुपीज निकाल दें तो कितना बचेगा, 1,25,000। ओके, वो निकालने के बाद हमें क्या करना है, लिमिट देखना है। ऐसे कोई इनकम इंक्लूड जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से निकलता है, तो बाकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं आ सकता जहां पर 2,50,000 से बिलो। अगर हम 10 लाख निकाल दें तो कितना बचेगा, 1,25,000 तक, जो हमारा 10 लाख रुपीज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से आ जाएगा। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट है तो टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। क्या आ गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट। विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट कितना था, ₹10 लाख, ₹10 लाख। इस 10 लाख पे, अब इस 10 लाख के ऊपर क्या निकलेगा, ओके हमारा टैक्स @30% और सेस @4%। ओके, 10 लाख के ऊपर क्या निकलेगा हमारा 30%। ओके, 30% हमारा टैक्स निकलेगा इनकम टैक्स। 10 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज। और 4% क्या है, सेस। और सेस किसके ऊपर आता है, ऑन टैक्स ड्यूटी। जो हमारा 30% रुपीज 3 लाख आया है, इस 3 लाख के ऊपर 4% सेस लगेगा। और 4% क्या है, एजुकेशन सेस, हायर सेकेंडरी एजुकेशन से, स्वच्छ भारत अभियान से, कृषि कल्याण सेस। ओके, ये सारी चीज लगेंगी। तो 4% किसके ऊपर लगेगा, 3 लाख के ऊपर। 3 लाख के ऊपर 4% कितना हो जाएगा हमारा, 3 4 12,000 रुपीज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3,12,000 रुपीज हमारा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को ये पॉइंटिंग। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इनके बारे में दिया गया था, डिटेलिंग्स में था। जरा इनको 1 मिनट देखिए आप लोग।
ओके एवरीवन, अभी हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के बारे में दिया गया है डिटेलिंग्स में। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विनय फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 compute his total income and tax liability for the assessment year 2022-23। अभी हमारे पर्सन्स का नाम क्या मिस्टर विनय है, क्या है मिस्टर विनय दिया गया है। हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट इज व्हाट, ओके, नेट टैक्सेबल इनकम एंड द टैक्स लायबिलिटी, ओके, फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23, इसके बारे में दिया गया है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये बिजनेस पीजीबीपी के अंडर में आइए चेक करते कि कैसे क्या। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन, पहले एक्सपेंसेस पढ़ते हैं फिर इनकम की तरफ पढ़ेंगे। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज नॉट अ व्हाट, ओके बिजनेस। हाँ, अगर आपने कोई बोरोड फंड लिया है, बोरोड फंड के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, फाइनेंस के ऊपर पे करते हो, इट इज अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो बोरोड कैपिटल है। इफ दिस फंड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द व्हाट बिजनेस पर्पस, और जो कैपिटल है उनको रिवॉर्ड एज अ प्रॉफिट के रूप में मिलता है। कंपनी से सब है तो उसमें शेयर्स के ऊपर डिविडेंड्स मिल जाते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस 2000, इंश्योरेंस अलाउएबल है। बैड डेट्स 30,000 अगर एज पर द व्हाट रूलिंग है तो। डेप्रिसिएशन 34,000, अगर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रेट के हिसाब से परफेक्ट है तो अलाउएबल है, अदरवाइज से क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। एडवांस टैक्स एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एसेट है, क्योंकि प्रीपेड हमने एडवांस टैक्सेस पे किया, और एडवांस टैक्स जब हमने पे किया दिया रखना, जब हमारा फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगा, उस टैक्स लायबिलिटी में हम कितना टैक्स पे कर देते हैं, ओके, उसमें से माइनस होकर नेट, ओके रिमेनिंग टैक्स पेएबल आएगा। जनरल एक्सपेंसेस 12,000 है। सैलरी 85,000 इंक्लूडिंग द सैलरी टू विनय ₹20,000। विनय का कंपनी है, विनय ने खुद को भी सैलरी दिया है, खुद को कितना सैलरी दिया उसने, खुद को भी उसमें उसने ₹20,000 सैलरी दिया आउट ऑफ 85, तो खुद को सैलरी देना, खुद को इंटरेस्ट देना, इट इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर एज पर द बिजनेस रूल ऑफ द इनकम टैक्स। तो 20,000 डिसअलाउड। अभी तक हमने डिसअलाउड में क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू विनय, सैलरी में इंक्लूड है, तो डिसअलाउड दो चीजें। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 है, अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, अगर लोन बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है तो। आगे दिया है नेट प्रॉफिट ₹4 लाख, क्या दिया गया है, नेट प्रॉफिट ₹4 लाख। 4 लाख रुपीस क्या है, नेट प्रॉफिट है, तो ओके ये हमारा नेट इनकम है। तो हम लोग जब यहाँ पे ऑलरेडी पूरा बिजनेस का ओके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब प्रिपेयर्ड है। अगर इसमें कोई चेंजेस करना तो इस नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। आगे हम देखते हैं इनकम साइड। इनकम साइड में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो अलाउएबल इनकम। उसके बाद ब्रोकरेज ₹30,000, अगर कंपनी ने पे किया है, ओके कंपनी में अलाउएबल एक्सपेंडिचर है तो अलाउड रहेगा, ओके अगर ब्रोकरेज कंपनी के वर्किंग के लिए दिया है तो। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन ₹50,000। बैड डेट रिकवर्ड किया जो अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन था, तो उसको हम लोग वापस एज ए इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने पहले लॉस दिखाया था, अब उसको एज ए इनकम दिखाएंगे क्योंकि वो रिकवर्ड हो गया। आगे सन्ड्री रिसिप्ट 18,000, मतलब कुछ अदर इनकम्स हुए रहेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ग्रॉस टीडीएस ₹4,000, ओके तो यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है 40,000 लेस 4,000 टीडीएस। 4,000 टीडीएस बोलने का मतलब है वो हमने एडवांस में क्या किया, टैक्स पे किया है, लेकिन जो हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, पीजीबीपी में नहीं, उसको अलग से हम दिखाएंगे। ओके प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब बिजनेस का इनकम नहीं है, बिजनेस में से इसे हम क्या करेंगे, निकाल देंगे।
अब आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स रूल इज ₹42,000। अब हमारा जो इनकम टैक्स है उसने क्या बोला कि आपका टोटल डेप्रिसिएशन 42,000 होता है और हमने कितना दिखाया 34,000। तो जो हमने 34,000 दिखाया वो डिसअलाउड हो जाएगा और एज पर जो इनकम टैक्स है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, मतलब वो इनकम वो एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हो जाएगा। उसके जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹5,000 गिवन एज द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हमारे पास यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस 12,000 दिए, इसमें से 5,000 मिस्टर विनय ने किसके लिए पे किया, खुद के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया। अगर उन्होंने खुद के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया तो उसका बेनिफिट किसको, उनको है, बिजनेस को नहीं है। तो ये डिसअलाउबल एक्सपेंडिचर हो जाएगा फ्रॉम द बिजनेस। तो बिजनेस ऑफ 5,000 हम क्या करेंगे, निकाल देंगे और मिस्टर विनय ने खुद के लिए पे किए तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में मिल जाएगा। जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है उसमें जो सेक्शन 80D है जहां पे मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर में उन्हें क्या हो जाएगा 5,000 एज ए डिडक्शन मिलेगा। ओके, फ्रॉम द व्हाट, ओके, टोटल इनकम्स। Vinay pays ₹5,200 premium on his own life insurance policy of ₹50,000 issued in the year 2016-17। अगर 16-17 में इन्होंने दिया, याद होगा 16-17 के हिसाब से कितना था, 10% ऑफ द पॉलिसी और द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। जो भी हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें कितना 10,000 रुपीज तक अप टू 16-17 तक जितना पे किया उसमें कितना है 10% तक अलाउबल एक्सपेंडिचर्स है। ओके, मतलब वो उतना एक्सपेंडिचर तक का क्या हो जाएगा, आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा। अगर कहीं भी इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी अमाउंट देता है तो जो आपने प्रीमियम पे किया है फिर 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, ओके, विच एवर इज लोअर इज अलाउबल एक्सपेंडिचर। 5,200 दिया और इसका पॉलिसी अमाउंट कितना है 50,000 रुपीज से इश्यूड इन द ईयर 2016-17। तो 50,000 का 10% 5,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा 5,200। तो अलाउबल एक्सपेंडिचर कितना होगा 5,000। 5,200 और 5,000 विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है 5,000 रुपीज। तो 5,000 अलाउड इज ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। लोन वाज ऑब्टेन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अभी इन्होंने एक लोन लिया जिसका पेमेंट किस लिए लिया था, इनकम टैक्स पे करने के लिए। तभी यहाँ पे हमारे पास लिखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 वो अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है लोन ऑन, ओके, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 और नोट में क्या दिया, लोन किसके लिए लिया, एडवांस टैक्स पे, बिजनेस के लिए नहीं दिए, तो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ, हम लोग क्या ले लेंगे सबसे पहले, याद है इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के भी इनकम, तो दो हेड्स ऑफ इनकम, एक पीजीबीपी है, दूसरा क्या हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम से हम क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80U में डिडक्शंस लेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंडर में, दोनों सेक्शंस में। तो हमारा आएगा नेट टैक्सेबल इनकम। फिर उस नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। आइए सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो पहला क्या लेते हैं, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया, ₹4 लाख। तो ₹4 लाख क्या दिया गया है, हमें पीजीबीपी के अंडर में दिया गया है। अब इसके अंदर से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड किया लेकिन वो एक्सपेंसेस क्या है, डिसअलाउड दिया गया है। जैसे इसमें लिखा है सबसे पहले इनकम फ्रॉम, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके,
एज पर बिजनेस क्या बोला गया पीजीबीपी में जो हमने रूलिंग पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउड है, ओनली ऑन बोरोड कैपिटल पे, सेल्फ कैपिटल पे अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था 12,000 रुपीज। हम लोग इनर कॉलम में लिख लेते हैं, आउटर कॉलम में एक साथ डाल देंगे, वो भी चलेगा। आप एक एक आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद डेप्रिसिएशन, या तो डेप्रिसिएशन हमारे बुक में लिखा है, नोट में दिया है, ओके 34,000। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेप्रिसिएशन वो क्या है, डिसअलाउड है। उसके बाद हमारे पास हमने एडवांस टैक्स पे किया है। एडवांस टैक्स मैंने बताया वो अलाउएबल एक्सपेंसेस नहीं है। एडवांस टैक्स हमको कितना दिया गया 25,000 रुपीज। एडवांस टैक्स जो पे किया है वो हमारा पेमेंट है ना कि हमारी हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस है। वो हमने एडवांस टैक्स पे कि जो हमारा इनकम आता है नेट इनकम के ऊपर हम टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन हम जब टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो हमने टैक्सेस पे किया इनकम पे, वो कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जनरल एक्सपेंसेस जो पे किया उसमें 5,000 क्या पे किया उन्होंने एज अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जनरल एक्सपेंसेस को उतने से हम लोग क्या निकाल देंगे, कम कर देंगे। जनरल एक्सपेंसेस से क्या पे किया, हेल्थ इंश्योरेंस कितना पे किया है 5,000 रुपीज। तो 5,000 जो हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने ऊपर पे किया वो डिसअलाउड। इधर चाहिए तो आप ऐसे एक हल्का सा मार्किंग करके रखिए पॉइंटिंग के लिए, क्योंकि ये क्या रहेगा आपको अलाउएबल एक्सपेंडिचर रहेगा। या फिर आप अपनी बुक में ही क्या कर सकते हो, उसके सामने नोट लिख सकते हो, डिडक्शन, ओके डी लिख के अंडर सेक्शन क्या डाल दीजिए ATU। उसके बाद हमारे पास दिए गए हैं कि जो सैलरी पे किया गया है टोटल, उस टोटल सैलरी में विनय ने क्या किया है, ओके 20,000 रुपीज खुद को पे किया। टोटल 85,000 पे किया गया, विनय ने खुद को सैलरी पे किया। तो सैलरी टू विनय डाल दीजिए, या फिर क्या सैलरी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। कितना है 20,000। खुद को सैलरी देना, खुद को पे करना, एक है डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद नोट में क्या लिखा था कि लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हमारा जो टैक्स था उसके पेमेंट के लिए हमने क्या किया, लोन लिया। तो जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन ₹8,000 है, क्या हो जाएगा डिसअलाउड। क्योंकि हम लोग कंपनी के एक्सपेंडिचर्स के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली कर सकते हैं। लोन के लिए एडवांस टैक्स पे करने के लिए जो लोन लेंगे वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, इसे हम लोग क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, रुपीज कितना हो जाएगा, ओके 1,04,000 क्या हो जाएगा, ओके ये एड अप हो जाएगा। इसके अंदर ये क्या कर देंगे हम लोग, एड अप कर देंगे। कितना हो जाएगा 5,04,000 रुपीज। क्या हो जाएगा 5,04,000 रुपीज क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस। अब लेस में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना था 40,000 रुपीज ग्रॉस रिसीव था। हमको नेट रिसीव 36 हुआ क्योंकि 4,000 TDS उसके अंदर से डिडक्ट हो गया था। अभी हमें कितना मिला 40,000 मिला। तो 40,000 क्या है, ओके ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम, न कि पीजीबीपी का। तो पीजीबीपी के इनकम में इंक्लूड था, तो इसे हम लोग क्या निकाल देंगे, ओके इसे हम लोग इनकम में से निकाल देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, इनकम में से निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन, हमने जो यहाँ डेप्रिसिएशन लिखा 34 ये हमारा कैलकुलेट किया हुआ था, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में था। लेकिन ये क्या है, ओके ये डिसअलाउड एज एक्सपेंडिचर से क्या है, ओके ये क्या है, डिसअलाउड एज एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो एज पर इनकम टैक्स है वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ओके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितने डेप्रिसिएशन अलाउड किया, 42,000।
ये दोनों को एडअप कर दे तो कितना हो जाएगा 82,000 रुपीज क्या है डिसअलाउड इनकम है। क्या है डिसअलाउड इनकम है। समझ में आ गए? तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 82 22 4,22,000। इसे बोलेंगे मतलब प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस। हमने जो बिजनेस किया वहां से हमें क्या हो गया ओके 4,22,000 का प्रॉफिट हो गया। आप ओके प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशंस लिख सकते हो। हमें कितना हो गया 4,22,000 रुपीज का क्या हो गया हमें प्रॉफिट अराइव हो गया। आप इसमें पूरी तरह डिटेलिंग्स में देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी इसमें आगे जो दिया गया कि यहाँ पे हमने जो टोटल इनकम देखे थे ओके अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ले लेंगे 1 हो गया था फिर 2 ले लेते इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये तो याद है हमने जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमको जो रिसीव्ड हुआ था उसे क्या कर दिया गया था इनकम एज ए डिसअलाउड इनकम। लेकिन हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इनकम क्या अलाउएबल इनकम से तो उसे हम लोग क्या डाल देंगे ओके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और हमारा इनकम है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा कितना था 40,000 रुपीज। इसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हमारे पास अब चाहिए तो तीसरा लिख सकते हैं क्या लिख दो ग्रॉस टोटल इनकम। अब पहला आपके पास क्या आ गया प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ गया बराबर। और अभी क्या आ गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 14। दोनों को ऐड कर लीजिए 4,62,000 रुपीज आपका ग्रॉस टोटल। अब यहां से क्या होगा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हमें क्या है 2 सेक्शन हमें दिए गए। क्या दिया गया एटीसी और एटीयू। क्या दिया गया एटीसी एंड एटीयू दिया गया है। समझ में आ गया? एटीसी में क्या था कि ये है और इन्होंने क्या किया है सॉरी एटीडी रहेगा। यहाँ पे क्या की जो जनरल एक्सपेंसेस है जनरल एक्सपेंसेस में 5,000 रुपीज पे किया था किसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे किया जो मेडिकल इंश्योरेंस है। तो अंडर सेक्शन एटीसी एटीसी में क्या किया इन्होंने एलआईसी पे किया है। एलआईसी रुपीज 5,200 और 10% ऑफ रुपीज 50,000 whichever is lower okay under section 80C क्या बोलता है कि 10% of the okay sum of the amount assured in a insurance premium। हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने जितना भी सम ऑफ द अमाउंट मैच्योर किया हुआ है ओके हमारा जो पॉलिसी अमाउंट है उसका 10% और द एलआईसी अमाउंट एक्चुअली पेड प्री ओके इन द फॉर्म ऑफ द प्रीमियम व्हिचएवर इज लोअर। तो 5,200 और 50,000 का 10% 5,000 ओके दोनों में से लोअर क्या 5,000 तो रुपीज 5,000 एज अलाउएबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 80C में। उसके बाद है अंडर सेक्शन 80D याद है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस में आप जानते हो कि 80D में क्या दिया गया है मेडिकल इंश्योरेंस दिया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस कितना अप टू ₹25,000 फॉर द सेल्फ चिल्ड्रन और स्पाउस के लिए है। अगर हम हमारे पेरेंट्स को भर रहे हैं उसका 25,000 तक एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर वो सीनियर सिटीजन में है तो 50,000 तक का मेडिकल इंश्योरेंस में हम क्लेम ले सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ 5,000 रुपीज ये कर देंगे ये भी डिडक्शन तो कितना आ गया 4,52,000। ये क्या हो जाएगा 4,52,000 ये 4,52,000 हम लोग बोलेंगे नेट इनकम नेट टैक्सेबल इनकम।
इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेट टैक्सेबल इनकम। तो ये टॉपिक देखो, ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो सब लोग, इसमें आपको सब चीजें क्या हो जाएंगी, पूरी तरह एकदम क्लियर दिखेंगी। समझ में आ गया? पूरी तरह क्वेश्चन क्या दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा आपको। ओके, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। ओके ओके, नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹4 लाख। इसके अलावा जो हमारे पीजीबीपी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओके, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम वापस से पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपेंसेस या इनकम जो रिकॉर्डेड है उसमें से जो डिसअलाउड, इसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, उसे हम एडजस्ट कर देंगे हमारे नेट प्रॉफिट में। और जो भी एक्सपेंसेस और इनकम जो अलाउबल एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या हो गया कि बिजनेस के फॉर्म में उन्होंने रिकॉर्ड करने में भूल गए, उसे इनकम्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। एक्सपेंसेस हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया है, लेकिन एक्सपेंसेस क्या है, डिसअलाउड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो जो एक्सपेंसेस दिए गए जो बिजनेस से कनेक्शंस में नहीं, एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से उसे हम रिमूव कर देंगे। जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ दो दिए गए, एक प्रॉफिट एंड लॉस में दिया गया ₹34,000 और एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से दिया गया 42,000। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसे हम क्या करेंगे, डिसअलाउड कर देंगे। और एज पर जो इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन दिया गया, इसे अलाउड एज एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। तो इस डेप्रिसिएशन को बोलेंगे हम लोग एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड बट अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर। उसे हम यहाँ पे एडजस्ट करके हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और हमने देखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसिप्ट हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसिप्ट इनकम मिस्टर विनय के पर्सनल अकाउंट में माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, एज अ बिजनेस का इनकम नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो सोल्यूशन आप सभी को समझा रहेगा। इस सोल्यूशन को हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। और हमारा नेट टैक्सेबल इनकम कितना डिराइव हुआ, ₹4,52,000।